हम कब पार कर गए, या वो बता दें, देश भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 पर गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। यानी कल जो मियाद खत्म हो रही थी, अब लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जा रहा है। 31 मई से आगे एक्सटेंड किया गया है। लॉकडाउन 5.0 पर गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। 1 जून से 30 जून तक ये जारी रहेंगी गाइडलाइंस। आपको बता दें, 30 जून तक ये लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। यानी पूरा एक महीना, एक तरह से देखा जाए 31 मई को मियाद खत्म हो रही थी, लेकिन अब एक महीने के लिए देश भर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लॉकडाउन 5.0 पर गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। हम आपको एक एक करके तफसील से बताएंगे कि किस तरह से उसमें रियायतें दी जाएंगी। लेकिन देश भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। कंटेनमेंट जोन के बाहर आपको बता दें, लॉकडाउन जो है पूरे एक महीने के लिए यानी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। 1 जून से 30 जून तक ये गाइडलाइंस अब जारी रहेंगी। 30 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या ताजा अपडेट? देवेंद्र, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, क्या ताजा अपडेट? पीरियड इस बार बढ़ाया गया है। जी पंकज, 1 जून से लेकर 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है इस बार, और इस बाबत एक गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। तो पहले जो हम लोग देखते थे कि 15-15 दिन आमतौर पर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, इस बार सीधे 30 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे जो स्ट्रिक्टनेस थी वो बरकरार रहेगी। और साथ ही साथ इस गाइडलाइन में भी ये बताया गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए ये छूटें दी जा रही हैं। जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो इसके चलते दिया जा रहा है क्योंकि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ानी है। ये बाकायदा इस गाइडलाइन में मेंशन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 1 जून से ये नया गाइडलाइन इफेक्टिव होगा और 30 जून तक चलेगा। 30 जून के समय फिर से एक बार सभी राज्यों के साथ बातचीत होगी, फिर उसके बाद उसे आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5 ये इफेक्ट में आ रहा है। जी पंकज। बिल्कुल, इसके अलावा आपको बता दें, कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। क्या क्या उसमें रियायतें दी गई हैं वो हम आपको बता देंगे, एक एक करके हम आपको बताएंगे। देश भर में लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नई गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं, और ये चूंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते अब जो है इसको 30 जून तक बढ़ा दिया गया। पहले जैसा कि देवेंद्र पराशर बता रहे थे, 15-15 दिन के लिए बढ़ाया जाता था, 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाता था, लेकिन अब एक साथ 1 महीने के लिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ मंदिर और मस्जिद, रिलीजियस प्लेसेस खुलेंगे। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। देवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। देवेंद्र, अब जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको खोलने की बात हो रही है। जी हाँ पंकज, और इस बार जो 30 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें अलग अलग कैटेगरी यानी कि फेस्ड मैनर में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पहला रिलैक्सेशन जो कि रिलीजियस प्लेसेस के लिए है वो 8 जून से उसे खोले जाएंगे। मतलब ये कि अभी तक लॉकडाउन के दरमियान रिलीजियस प्लेसेस जितने भी थे उन्हें बंद रखा जा रहा था। इस बार बहुत सारे राज्यों की राय थी, जैसे बंगाल जैसे राज्यों की राय थी, दिल्ली ने भी ये कहा था कि जो धार्मिक स्थान है उन्हें खोले जाने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फेस्ड मैनर में ये डिसीजन लिया जाएगा और 8 जून से उसे ओपन किया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटता हूं। तो जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, देवेंद्र पराशर आप बने रहे हमारे साथ। मंदिर और मस्जिद जो हैं वो पहले चरण में खोले जाएंगे। जैसा कि देवेंद्र पराशर भी बता रहे हैं, पहले चरण में मंदिर और मस्जिद, रिलीजियस प्लेसेस जो है उनको खोला जाएगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पहले 7 बजे से 7 बजे तक कर्फ्यू रहता था, अब उसमें भी थोड़ी ढील दी जाएगी। यानी रात को 9 बजे से अब 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पहले चरण में होटल और रेस्टोरेंट ये खोले जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि मॉल्स खोलने की भी इजाजत मिली है, लेकिन इसमें किस तरह की एहतियात बरतनी होगी अभी हम आपको धीरे धीरे करके वो भी बताएंगे। 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मंदिर मस्जिद पहले चरण में खोले जाएंगे। 8 जून से मॉल्स खोलने की भी इजाजत है, 8 जून से मॉल्स खोलने की भी इजाजत मिली है। उसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। तो इनमें क्या क्या शर्तें हैं वो भी हम आपको धीरे धीरे एक एक करके बताएंगे। तो पहले चरण में जो जानकारी मिल रही है वो ये गाइडलाइंस के हिसाब से, यानी मंदिर मस्जिद वो खोले जाएंगे। उसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट ये भी खोले जाएंगे। मॉल्स भी खोलने की बात हो रही है। यानी इनमें क्या क्या शर्तें होंगी, किस तरह से इनमें अंदर जाना होगा, होटल और रेस्टोरेंट खोलने की क्या शर्तें होंगी, ये भी हम आपको धीरे धीरे से आपको बताएंगे। 8 जून से मॉल्स भी खुलेंगे,
8 जून से होटल और रेस्टोरेंट खोलने की भी इजाजत है। यह पहला चरण हम आपको बता रहे हैं। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पहले 7 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाके धीरे धीरे अब खुलेंगे। धार्मिक स्थलों को भी शर्तों के साथ खोला जाएगा, यानी एक वक्त में कितने लोग अंदर जाएंगे वो उसके बारे में शर्तें ऐसे में होंगी। मॉल्स खुलेंगे 8 जून से। उसके अलावा साथ साथ हम आपको जैसा कि बता रहे हैं रिलीजियस प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं तो मंदिर मस्जिद भी खोले जाएंगे, यानी कई सारी शर्तों के साथ अब ये तमाम जगहें जो हैं वो खोली जाएंगी। यानी लोग जो हैं अब मॉल्स भी खुलेंगे तो वहां जा पाएंगे। उसके अलावा पहले चरण में होटल और रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब लॉकडाउन 5.0 जो है वो 1 जून से 30 जून तक यानी पूरे 1 महीने के लिए रहेगा। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी खोले जाएंगे, यानी स्कूल कॉलेज जो बंद थे, कोचिंग सेंटर वो भी खोले जाएंगे। दूसरा चरण कब से कब तक होगा वो भी हम आपको बताएंगे। 8 जून जैसा पहले चरण के बारे में हम बता रहे हैं जिसमें होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे, मंदिर मस्जिद खुलेंगे। दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज भी खोले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब जो जानकारी मिल रही है गाइडलाइंस के हिसाब से वो ये है कि दूसरे चरण में स्कूल कॉलेजेस भी खुलेंगे। तो आपको बता दें कि गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही थी तो ज्यादातर बच्चे जो थे वो घर पे थे, लेकिन अब दूसरे चरण में ये भी खुलेंगे। हालांकि बड़ी जानकारी यह है कि दिल्ली में मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो मेट्रो का प्रयोग करते हैं। दिल्ली में मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी क्योंकि खतरा अभी भी कोविड-19 का बना हुआ है और सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। बड़ी खबर यह भी है कि सिनेमा हॉल और मेट्रो, फिलहाल मेट्रो नहीं चलेंगी, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। तो आपको बता दें कि सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। लगातार हमने पहले 4 चरणों में भी देखा और अब 5.0 में भी जो जानकारी मिल रही है उसमें मेट्रो फिलहाल नहीं चलेंगी, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, लेकिन दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे। जुलाई में चूंकि गर्मियों की छुट्टियां भी रहती हैं तो ऐसे में अब नई शर्तों के साथ जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, मेट्रो नहीं चलेंगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज और तमाम कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो खुलेंगे। जिम, स्विमिंग पूल अभी तक बंद रहेंगे क्योंकि ऐसे में इंफेक्शन का खतरा रहता है, ये नहीं खुलेंगे। जो राजनीतिक रैलियां होती थी वो भी अभी फिलहाल उसकी भी इजाजत नहीं है, यानी जलसा, राजनीतिक जो तमाम आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज अभी फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। जुलाई में, माफ कीजिएगा, जुलाई से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे, कोचिंग सेंटर खुलेंगे। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। देवेंद्र, और क्या ताजा जानकारी गाइडलाइंस में और क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, इसमें 2 चीजें बहुत प्रमुख हैं। एक तो पहली बात यह है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन में जो चीजें प्रोहिबिटेड रहेंगी, जैसे इंटरनेशनल मूवमेंट हो, थिएटर हो, धार्मिक सभाएं हो या कोई भी इस तरह का गैदरिंग, जैसे चाहे खेल के माध्यम में हो, राजनीति के तौर पे हो या धार्मिक सभाओं की तरफ हो, उन सारी चीजों पे प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा थिएटर, म्यूजियम, पार्क, ऐसी सारी चीजों पे जहां पे भीड़ की आशंका हो वो प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये खोले जाएंगे और ये जून के महीने में खोले जाएंगे और ये इस आधार पर खोले जाएंगे कि वहां पे जो राज्य सरकार है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स सारे हैं, वो बैठ के ये तय करेंगे और उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री से ये बाकायदा गाइडलाइंस जारी की जाएगी। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बातचीत की थी कि जो पहली चीज थी कि जो धार्मिक स्थल खोले जाएंगे उसके लिए भी बाकायदा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी हेल्थ मिनिस्ट्री से एक प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार, संस्थान और अभिभावक और बच्चे, ये सारा जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे मिलकर तय करेंगे। वो एक बड़ी खबर देवेंद्र ये भी है कि देश भर में अब कहीं भी आ जा सकते हैं। ये बड़ी खबर, ये रात की खबर है, यानी अब देश में आप किसी भी राज्य में जा सकेंगे। इस पर अब किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। ये क्लैरिटी इस गाइडलाइन में जरूर आ रही है देवेंद्र। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, मूवमेंट को लेकर जो प्रतिबंध था वो प्रतिबंध खत्म हो गया है, लेकिन कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। पहले 7 बजे से ही कर्फ्यू लग जाता था, अब रात 9 बजे से वो कर्फ्यू लगाया जाएगा, लेकिन वो कर्फ्यू जारी रहेगा समय के बदलाव के साथ। लेकिन इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट मूवमेंट, उसको लेकर किसी प्रकार के पास या परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर पिछले गाइडलाइन से तुलना करें तो 2 राज्य जब सहमत होते थे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट को परमिट किया जाता था। इस बार उस चीज को खत्म कर दिया गया है। अब चाहे इंट्रा स्टेट हो या फिर इंटर स्टेट हो, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो या एक राज्य में कहीं भी मूवमेंट करना हो, उसके लिए किसी प्रकार के पास या सहमति की जरूरत नहीं है। जी पंकज। बिल्कुल सौरभ, आपके पास भी कुछ जानकारी है? सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आपके पास भी कुछ जानकारी है?
मैं पहले तो यही खबर मेरे ख्याल से देश भर को बताने की जरूरत है पंकज, सबसे ज्यादा कि अब देश में कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं है। किसी पास की ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है। अब किसी विशेष पास की या इजाजत की आपको जरूरत नहीं है। ये बड़ा साफ साफ इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है। देश भर में अब मूवमेंट आप आराम से कर सकते हैं, कोई आदमी कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। ये जरूर उसने कहा है अगर किसी राज्य को लगता है कि स्वास्थ्य कारणों से या पैंडेमिक के डर की वजह से उनको कुछ मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगानी है तो उसकी वाइड पब्लिसिटी करेंगे, बहुत पहले से समय देंगे और बताएंगे कि क्या रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में साफ कर दिया गया है कि अब चाहे वो गुड्स हो यानी सामान हो या फिर व्यक्ति हो, इंसान हो, उनके मूवमेंट में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ना आपको कोई परमिट चाहिए, ना कोई ई पास चाहिए, ना आपको पुलिस की परमिशन चाहिए, ना डीएम की परमिशन चाहिए। अब आप आराम से एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ इसमें कहा गया है। इसका मतलब साफ है, एक तो व्हीकलर मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। हालांकि इसके अंदर अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के बहुत कुछ नहीं कहा गया है, वो क्योंकि पिछली गाइडलाइंस में आपको याद होगा तो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि 2 राज्य तय करें कि उनके बीच में बस चल सकती है या नहीं चल सकती है, या ट्रेनें तो अब रेलवे चला ही रहा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल ही रहा है और अब इसका मतलब कि प्राइवेट गाड़ियों पर से भी रोक हटा ली गई है। आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से जा सकते हैं, सिवाय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। ये नाइट कर्फ्यू है, ये लागू है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक मूवमेंट पर दिक्कत है, उसको नाइट कर्फ्यू कहा गया है। उसके अलावा सुबह 5 से रात के 9 बजे तक आपके कहीं आने जाने पर अब कोई रोक नहीं रह गई है। इसका मतलब कहते हैं कि बहुत सामान्य सा या बहुत ढील के साथ इसे आप लॉकडाउन कहिए, 1 महीने तक ये गाइडलाइंस लागू रहने वाली है। पंकज, दरअसल इसको 3 फेजेस में बांट दिया है इस बार। फेज 1 में सबसे पहले ये कहा गया कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था उसको खोला जाए, जिसमें रेस्टोरेंट्स आते हैं, होटल्स आते हैं, मॉल्स आते हैं, ये जो अभी तक बिल्कुल प्रतिबंधित थे उनको खोल दिया गया है। ये 8 जून से फेज 1 के अंदर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काम करने लगेगा। इसमें एक बात अहम है, बार्स बंद रहेंगे, जो बार है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा खाने पीने की जगह और मॉल्स, ये सब कुछ फेज 1 में खोल दिया गया है जो 8 जून से शुरू होगा। फेज 2 में शैक्षणिक संस्थान आते हैं, यानी कि वो तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, ये सारे एक सिस्टमैटिक तरीके से दूसरे चरण में खोले जाएंगे। इसके लिए 1 महीने तक सभी राज्यों से राय ली जाएगी और फिर जुलाई में ये कब से खोलने हैं इस पर विचार किया जाएगा। तो ये अनलॉक फेज 2 है। तो अनलॉक शब्द इस्तेमाल किया गया गाइडलाइंस में। फेज 1 हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 8 जून से, फेज 2 अनलॉक 2 जो है वो जुलाई में शैक्षणिक संस्थानों से, और इसके अलावा जितनी भी किस्म की पब्लिक गैदरिंग्स पर रोक है, चाहे वो सोशल गैदरिंग्स हो, रिलीजियस गैदरिंग्स हो, राजनीतिक कोई मजमा लगता हो जिस पर अभी तक रोक लगी हुई है, वो अनलॉक फेज 3 में आएगा। वो कब होगा उसकी तिथि इसमें नहीं दी गई है। तो अब साफ कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बहुत कम गतिविधियों पर पाबंदी लगने वाली है। किस किन चीजों पर पाबंदी होगा साफ इसमें लिखा है कि अभी जहां हवाई एयर ट्रैवल जो है वो खुले बिल्कुल पूरी तरीके से जो है उसको ओपन नहीं किया गया है, वो रेगुलेटेड है जैसा अभी चल रहा है। इसके अलावा मेट्रो नहीं चल रही है, मेट्रो चलने पर अभी पाबंदी बनी रहेगी। अब ये कब खुलेगा इस पर अभी देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी नहीं उड़ रही हैं, मेट्रो नहीं चल रही है, सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, जिम नहीं खुलेगा, स्विमिंग पूल नहीं खुलेगा, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम ये नहीं खुल रहे हैं। इसके अलावा असेंबली हॉल या ऐसी कोई भी जगह जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा हो। इसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन ऑन एंड अदर लार्ज कॉन्ग्रेगेशन, कोई भी वो गतिविधियां जहां पर भारी भीड़ जमा होती है वो अभी नहीं खुल रहा है। वो फेज 3 में होगा, साफ लिखा है, उसकी डेट हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन फेज 1 में जैसा हमने आपको बताया, फेज 1 सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को पूरी तरह खोल दिया गया है, होटल रेस्टोरेंट खुल जाएंगे 8 जून से। इसके अलावा फेज 2 में शैक्षणिक संस्थान जुलाई में खुलेंगे। और सबसे बड़ी खबर तो बार बार ये बताने की है कि अब देश भर में कहीं आने जाने पर रोक नहीं है। यानी आप अगर 2 चीजों को छोड़ दें, जो रात का कर्फ्यू है उसको छोड़ दें और कंटेनमेंट जोन को छोड़ दें, तो इसका मतलब बाकी सारी गतिविधियों को पूरे देश में एक किस्म से इजाजत दे दी गई है। हालांकि अभी भी ये राज्यों के ऊपर डाला गया है कि वो अगर समझते हैं तो वो कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज केंद्र सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन को, अब इसको शायद हम लॉकडाउन भी नाम का ही कहेंगे क्योंकि अनलॉक ज्यादा इसमें है, इसलिए
बहुत ज्यादा ढील इस लॉकडाउन में दी जा रही है। पंकज, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से आप बता रहे हैं यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब चूंकि हम लोग खुद सीख गए, पूरा देश सीख गया कि मास्क एसेंशियल है और आपने अपना सफाई रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 से ज्यादा लोग दुकान के अंदर या बाहर जो है वो इकट्ठा ना हो, उसका एहतियात बरतनी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये एहतियात अगर हम बरतेंगे तो मोटा मोटा कहा जा सकता है कि अब काफी हद तक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। सौरभ, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक किस्म से सरकार ने ये कह दिया है कि देश को हमेशा के लिए लॉकडाउन तो किया नहीं जा सकता, इसलिए अनिवार्यताएं जो है, मास्क लगाने की अनिवार्यताएं हैं, या जो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जिनको और बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी या सांस लेने की बीमारी, वो लोग बाहर ना निकले। ये एहतियात अगर हर व्यक्ति को बरतना है तो बरतना है, इसकी हमको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना नहीं जा रहा है, ये सभी सरकारें बार बार कह चुकी हैं। इसलिए अब लोगों के ऊपर है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। देश ने एक किस्म से तैयारी कर ली है किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन की। अगर मामले बढ़ते हैं उसके लिए देश में इंतजाम है, वेंटिलेटर्स का इंतजाम है, बेड्स का इंतजाम है, कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अभी इस लिहाज से वो सारी तैयारियां सरकार ने कर ली है। लेकिन देश खोल दिया गया है, इस बात कहने में कोई शक नहीं है कि देश अब पूरी तरीके से खुल गया है। आने जाने पर कोई पाबंदी है नहीं। अब बाजार पहले ही खुल गए थे और दफ्तर पहले ही खुल गए थे। इसके अलावा अब जो है धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है फेज 1 में। जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, मॉल्स खुल जाएंगे। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो मॉल जाना चाहते या नहीं जाना चाहते, लेकिन मॉल में दुकानें खुल जाएंगी। इसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन पर लगी पाबंदी भी 8 जून से खुल जाएगी। ये फेज 1 है। और फेज 2 जैसा अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जुलाई में खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स भी फेज 2 में आते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी, ये भी शैक्षणिक संस्थानों की कैटेगरी में आता है। जो नहीं चल रहा वो भी देखिए, मेट्रो नहीं चल रही है, सिनेमा हॉल बंद है, स्विमिंग पूल अभी भी बंद है, जिम अभी भी बंद रहेंगे, बार अभी भी नहीं खुलेंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म की रैली या किसी भी किस्म की का मजमा लगाने की इजाजत नहीं है। लेकिन व्यक्ति के मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं है, चाहे ये गुड्स कैरियर हो या पर्सनल व्हीकल हो। अब कोई भी गाड़ी कहीं भी आ जा सकती है, आप कहीं भी आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में हालांकि सख्ती को बहुत अभी भी ज्यादा रखा गया है और यही कहा गया कि जहां पर इंफेक्शन है, जहां पर संक्रमण है, उसको वहीं पर रोके रखें और बाकी देश में गतिविधियां चलने दें। पिछली गाइडलाइन में भी ये कहा गया था कि जो कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ एक्टिविटी शुरू हो, लेकिन अब कंटेनमेंट जोन के बाहर ज्यादातर गतिविधियों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। और जिन गतिविधियों पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है, जहां पर गैदरिंग होती है, उसके बारे में भी कहा गया है कि फेज मैनर में उनको भी फेज 3 में खोला जाएगा। भले ही उसकी अभी मियाद नहीं बताई गई है कि वो कब ऐसा करेंगे, लेकिन मास्क जरूर पहने, बाहर निकलते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, जिनको खतरा है वो बाहर ना निकलें, जो वल्नरेबल ग्रुप है वो बाहर ना जाएं। इसके अलावा पूरे देश में अब पाबंदियां नहीं है। लॉकडाउन आप इसे कह लें, इसको आप लॉकडाउन 5 कह सकते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन अब केवल और लार्ज गैदरिंग्स के लिए या फिर कंटेनमेंट जोन के लिए रह गया है। इसके अलावा अब एक तरीके से हर किस्म की गतिविधि को, सामाजिक गतिविधि को भी और आर्थिक गतिविधि को भी इजाजत दे दी गई है। बिल्कुल, तो जैसा कि सौरभ बता रहे हैं, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, इंडिया टीवी जो लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन 5.0 का प्रारूप कैसा होगा, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से गाइडलाइंस आ गई हैं। यानी एक तरह से 1 जून से देश अनलॉक होना शुरू होगा। 1 जून से पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे खुलने लगेगा। देश में बड़ी खबर यह है कि कहीं भी आना जाना हो, आप किसी भी राज्य में जाना चाहते हो तो आप फ्रीली जा सकते हैं, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि जो पहला चरण है उसमें मंदिर, मस्जिद भी खुलेंगे। उसके अलावा दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेजेस और जो कोचिंग सेंटर्स अब तक बंद थे वो भी खुल जाएंगे, लेकिन मेट्रो फिलहाल नहीं खुलेंगी। मेट्रो पर अभी भी आप सफर नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो तमाम स्विमिंग पूल्स और जिम और वो जो राजनीतिक रैलियां होती थी, पब्लिक गैदरिंग्स होती थी, वो अभी फिलहाल आप नहीं कर पाएंगे। तीसरे चरण में उसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन अभी फेज 2 में स्कूल कॉलेज खुलेंगे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यानी जुलाई के महीने से स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे। लेकिन
दिल्ली में अभी फिलहाल मेट्रो नहीं चलेंगी, सिनेमा घर अभी भी बंद रहेंगे क्योंकि वहां ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, और अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो अभी भी वो पाबंदी रहेगी एक तरह से कि आप 5 से ज्यादा लोग ना हो। लेकिन अभी इतने दिनों के लॉकडाउन में लोगों ने ये बात सीखी है, मास्क बेहद जरूरी है, उसको पहन के ही जाना होगा, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो उसका ख्याल रखना होगा। 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो घरों में रहें, 65 साल के बुजुर्ग बाहर ना निकलें, गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकलें, तो उसका ध्यान रखना होगा। कंटेनमेंट जोन में जाने की अभी भी मनाही होगी और कर्फ्यू जो है रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब एक तरह से देखा जाए तो देश खुलेगा 1 जून से, और आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा पाएंगे, दूसरे शहरों में जा पाएंगे, जिस पर अभी तक पूरी तरह से पाबंदी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन हालांकि बड़ा है लेकिन लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जो एक तरह से वो अनलॉक हो रहा है, देश खुलना शुरू होगा एक तरह से, लेकिन कुछ शर्तें जरूर हैं, उनका पालन करना होगा। बाकी 3 चरणों में अगर देखा जाए तो पहले चरण में क्या क्या हो रहा है वो हमने आपको बताया। 8 जून से मॉल खुलेंगे, होटल रेस्टोरेंट ये भी खुलेंगे। उसके अलावा दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स भी खुल जाएंगे। हालांकि दूसरी राज्यों की जो सरकारें हैं वो उनको अपने हिसाब से डिसिप्लिन तय करना होगा, लेकिन अब एक जगह से दूसरे जगह जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका सामान आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। मेट्रो फिलहाल अभी नहीं चलेगी। देवेंद्र पराशर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उसके अलावा हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश कुमार मुंबई से, उसके अलावा विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तो देवेंद्र पराशर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। अब अगर देखा जाए तो एक बड़ी पाबंदी जो थी, यानी आप अपने शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते थे, उस पर अब किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। आप आराम से एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। यहाँ बिल्कुल, और ये इस गाइडलाइन में साफ कर दिया गया है। लेकिन पंकज, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली चीज है कि राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और उसमें अगर आप कोई भी जो प्रतिबंधित चीजें हैं उसे अगर आप और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा इंपोज करना चाहते हैं, तो ये अधिकार राज्यों के पास होगा। ये इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक की ये मांग थी कि हमें बहुत ज्यादा एयर फ्लाइट्स हमारे राज्य में नहीं चाहिए, महाराष्ट्र और गुजरात से। तो उस लिहाज से राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि अगर आप चाहें कि प्रतिबंध को आपको और ज्यादा इनहेंस करना है कंटेनमेंट जोन के बाहर भी, तो वो आप कर सकते हैं। वो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों उनको ये अधिकार दिया गया है। लेकिन मोटे तौर पर, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन के अलावा जितना खोला जा सकता था वो बहुत हद तक खोल दिया गया है या उसका इंटेंशन दिखा दिया गया है। जैसे कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो धार्मिक स्थल है वो 8 जून से खोले जा रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर पूरे जून भर प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद जुलाई के महीने में उसे खोल दिया जाएगा। और इसके अलावा आगे की सारी चीजें भी लगातार कंसल्टेशन के साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स वो एक SOP बनाएगी हर सेक्टर के लिए फेस्ड मैनर में, और उसको फॉलो करते हुए सारी चीजें खोली जाएंगी। जाहिर तौर पे इतना ओपननेस का मतलब सिर्फ इस बात का है कि ऐसे समय में जब संक्रमण की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फिर भी सरकारें ऐसा कर रही है, तो उसे ये समझना होगा हम सभी को कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से ऐसा हो रहा है, और क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को बूस्ट देने की जरूरत है। जैसे पिछली बार भी सरकार को ये फीडबैक मिल रहा था कि जो रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं क्योंकि प्रतिबंध बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को जो बूस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और सिर्फ उसके चलते इतना खोलने का फैसला किया गया ऐसे समय में जबकि संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, राजेश हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। राजेश, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस वहीं पर हैं। लेकिन चूंकि मुंबई की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक कैपिटल भी है, तो बहुत जरूरी था कि अब आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो शुरू हों। तो ऐसे में एक ये बहुत ही वेलकम गाइडलाइंस आई हैं, और इसको जाहिर बात है कि इसको लोग उस तरीके से देखेंगे कि अब ऐसे में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ठीक से शुरू हो पाएंगी। बिल्कुल, देखिए गाइडलाइन तो जरूर उसका स्वागत किया जा सकता है, लेकिन पूरे मुंबई में अगर हम बात करें पंकज तो 704 कंटेनमेंट जोन है, और ये कोई एक इलाके में नहीं है, कोई किसी मुंबई के किसी एक कोने में नहीं है, पूरे मुंबई में अलग अलग जगहों पर 704 कंटेनमेंट जोन है। 3000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो अभी इस वक्त सील की हुई हैं। तो मुंबई में किस तरीके से इस लॉकडाउन में मिली छूट का पालन करवाया जाएगा या उससे कितनी राहत मिलेगी, ये अभी राज्य सरकार के गाइडलाइंस आएंगे तब पता चल पाएंगे। लेकिन मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मुंबई में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में
पिछली बार भी महाराष्ट्र सरकार ने रेड जोन्स और नॉन रेड जोन्स करके शहरों का, महानगर पालिकाओं का अलग अलग बंटवारा किया था, जिसमें से 10 ऐसे रेड जोन्स थे जहां पर कुछ भी नहीं खोला गया था। और मुंबई भी उन्हीं में से एक है। सिर्फ यहां ऑनलाइन डिलीवरीज अगर किसी चीज की होती है तो वो जरूर उसकी इजाजत दी गई थी, बाकी ना किसी चीज को नॉन इसेंशियल जो भी सामान थे उनके दुकानों को खोलने की यहां पर इजाजत नहीं थी। तो अब एमएचए का नया गाइडलाइन आया है, इसको महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से देखती है वो एक उस पर सबकी नजर रहेगी। साथ ही इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सर्विसेज भी खोली जाएंगी। मुंबई में आना और मुंबई से बाहर जाने पर भी प्रतिबंध है, क्या उसे खोला जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। अगर ये खोला जाता है तब भी बड़ी राहत होगी मुंबईकरों के लिए, क्योंकि बहुत लोग मुंबई में रोजाना काम करने आते हैं आसपास के जिलों से और साथ ही यहां से जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी राहत होगी। महाराष्ट्र से सटे जो दूसरे राज्य है वहां पर भी लोग काम के सिलसिले में आते जाते हैं। लेकिन इन सब पर महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है, उनकी क्या गाइडलाइन रहती है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन का जब ऐलान किया गया था उसके 2 से 3 दिन बाद गाइडलाइंस आई थी और रेड जोन्स और नॉन रेड जोन्स में पूरे महाराष्ट्र को बांटा गया था। 10 महानगर पालिकाओं को रेड जोन में डाला गया था जहां पर कुछ भी खोलने की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, प्रवासी मजदूरों की समस्या को भी वो एक तरह से टैकल कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अब इसके लिए किस तरह से तैयार है, क्योंकि अब एक तरह से देश खुलता हुआ नजर आ रहा है, लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आएंगे और जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में भी लोग आएंगे। पंकज, इसी बात का जिक्र किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल, जब उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि राज्य सरकार को कुछ अधिकार दिए जाएं कि वो अपने हॉटस्पॉट एरिया, कंटेनमेंट एरिया और उन सभी जगहों की जहां पर परेशानी हो रही है या फिर जहां पर केसेस कोरोना पॉजिटिव बढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हों वो राज्य सरकार को लेने दिए जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कही थी पंकज कि जहां पर संक्रमण बढ़ता है या जहां पर संक्रमण घटता है उसके हिसाब से राज्य सरकार अपने जिला प्रशासन के साथ बैठक करेगी और उसके बाद यह तय करेगी कि यहां पर हमको किस तरीके की छूट देनी है और किस तरीके से छूट नहीं देनी है। लेकिन जैसा कि सभी हमारे संवाददाता बोल रहे थे कि आर्थिक गतिविधियों को लेकर के लगातार बात हो रही थी और इसी का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया था कि आर्थिक गतिविधियों को रेस्ट्रिक्शंस के साथ और साथ ही सैनिटाइजर के साथ, मास्क के साथ और बाकी वो सारी गाइडलाइंस के साथ खोले जाने की जरूरत है, दरअसल जिनके जरिए इकोनॉमी को बूस्ट होने में मदद मिलेगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि ऑड इवन की प्रक्रिया से सड़क के लेफ्ट साइड की दुकानें, राइट साइड की दुकानें इस तरीके से खोल करके इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आई हैं, एमएचए की नई गाइडलाइंस आई हैं 1 जून के लिए, तो निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश में किस तरीके की गाइडलाइंस को इशू करता है। उम्मीद करते हैं कि आज से लेकर कल तक में ये गाइडलाइंस आ सकती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करने जा रही है, क्योंकि 27 लाख से ज्यादा श्रमिक उत्तर प्रदेश में पिछले कम से कम 10 दिनों में आ चुके हैं अलग अलग माध्यमों से। तो सरकार ये चाहती है कि सभी श्रमिकों को, सभी उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में लेके आया जाए, लेकिन जो गाइडलाइंस तय करने का अधिकार है, जो संक्रमण से निपटने का अधिकार है, जो संक्रमण से लड़ने का अधिकार है, वो उत्तर प्रदेश सरकार को मिले, ताकि वो अपने हिसाब से, अपने जिले के हिसाब से, अपने कंटेनमेंट जो जोन है उनके हिसाब से आगे के फैसले ले सके। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जिस तरीके की गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की गतिविधि को जो है वो ग्रीन जोन मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जान भी और जहान भी, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज से लेकर कल तक में अपनी गाइडलाइंस जारी करेगी और लोगों को सहूलियत हो, लोगों की परेशानी कम हो, लोगों की दिक्कत कम हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा ताकि इकोनॉमी भी बूस्ट हो। लेकिन कोरोना के संक्रमण के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर कम से कम नियंत्रण लगाया सके, इसकी सरकार कोशिश जरूर कर रही है। बिल्कुल देवेंद्र, और 2 फेजेस में किस तरह की सिचुएशन बनती है, उसके बाद फेज 3 की गाइडलाइंस जो तय होंगी, यानी डेट्स जो है वो तय होंगी और उसमें क्या क्या और खुल सकेगा उसके बारे में तय होगा। या बिल्कुल, क्योंकि फेस बैनर में इस लिहाज से किया गया है कि जैसी परिस्थिति रहेगी उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकें। जैसे पहले की तारीख तय कर दी गई है क्योंकि उसमें सबसे कम खतरा है, उसमें बहुत सारे राज्य ऑलरेडी सहमत हो चुके थे। आपने देखा होगा कि बंगाल ने किस तरह से अनाउंस भी बाकायदा कर दिया था कि 1 जून से वो खोलना चाह रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उसको लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेकर खासतौर पर चाइल्ड सेक्शन को आपको कैसे चलाना है नहीं चलाना है,
उसमें इंस्टीट्यूशन वाले क्या सहमत हो पाते हैं इस बात पर कि नहीं, कि जो स्ट्रिक्टनेस जो प्रोटोकॉल दिया जाएगा उसे फॉलो करेंगे कि नहीं, क्या गार्जियन इस बात के लिए सहमत है कि नहीं। तो इन सारी चीजों में बहुत वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत थी और इसलिए केंद्र सरकार ने यह तय किया कि जून के महीने में उस फेज के लिए आप प्रॉपर कंसल्टेशन कर लें और उसके बाद जुलाई से कब खोलना है, कितना खोलना है, उसके बारे में विचार हो जाएगा। तीसरी चीज, जैसे मेट्रो वगैरह की हम लोग बात कर रहे थे, दिल्ली मेट्रो के लेकर लगातार चर्चा में है और दिल्ली मेट्रो ने अपनी तरफ से पूरे प्रोटोकॉल बनाकर उसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी कि अगर 1 जून से खोलने का परमिशन मिल जाता है तो वो ट्रेनों को रन करा लेंगे और ऑलरेडी ट्रैक पे उनका रिहर्सल भी चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का मानना है कि अभी के जो हालात हैं उसमें यह फैसला अभी नहीं लिया जा सकता। आगे जैसी परिस्थिति होगी, जो असेसमेंट होगा, उसके बाद कब खोलना है, कैसे खोलना है, इसके बाद तय कर लेंगे। तो कुल मिलाकर 3 फेज में इस लिहाज से खोला गया है, 3 फेज में इस लिहाज से किया गया है क्योंकि परिस्थिति लगातार बदल रही है। हालांकि केंद्र सरकार के लिए एक राहत की बात यह है, केंद्र सरकार और सभी राज्यों के लिए, कि जो कंसंट्रेशन है, मुख्य कंसंट्रेशन 13 शहरों में है पूरे देश भर के, लगभग 70% केसेस वहां पे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सोशल डिस्टेंसिंग और जो तमाम डू एंड डोंट्स कहा जा रहा है उसका बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो फिर केसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। और ये मानते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, ये रिलैक्सेशन दिया गया है। कल भी पीएम के साथ गृहमंत्री अमित शाह 2 घंटे की बैठक किए थे, आज भी उन्होंने 2 घंटे की बैठक की और तकरीबन दिन में 2 बजे के लगभग इस गाइडलाइंस को फाइनल कर दिया गया था। बिल्कुल, मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें, कंटेनमेंट जोन वहां पर भी बहुत ज्यादा है, कोरोना केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में सरकार की किस तरह से तैयारी है अब, क्योंकि अब अगर इस लॉकडाउन 5 को हम देखें तो एक तरह से पूरा देश खुलता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, यह कल ही जब मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो उच्च स्तरीय मीटिंग ली थी उसमें पहले ये कह दिया था कि एक्टिव केसेस के अकॉर्डिंग कंटेनमेंट जोन्स को निर्धारित किया जाएगा, यानी उसका पुनर्निर्धारण किया जाए कि कहां कहां एक्टिव केसेस हैं। अगर एक्टिव केसेस की हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जयपुर और जोधपुर है, लेकिन अब एक्टिव केसेस जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से जो सटे हुए जो जिले हैं, यानी प्रवासी के जो लोग जहां से आ रहे हैं वहां पर केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के माना जा सकता है कि कंटेनमेंट जोन में जयपुर, जोधपुर, पाली, सिरोही, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, ये वो इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स बनेंगे। कंटेनमेंट जोन्स में यथावत स्थिति रहेगी, पहली चीज। दूसरी बात पंकज, मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में पार्क और स्मारक खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। पार्क 2 दिन पहले ही खुल चुके हैं। स्मारकों को खोलने के लिए गाइडलाइन तय की गई है कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, लिहाजा 1 जून से स्मारकों को और जो तमाम हेरिटेज फोर्ट्स वगैरह हैं इनको खोला जाएगा। पहले शुरुआती 3 हफ्ते निःशुल्क रखा जाएगा और उसके बाद आधा के मतलब उसका जो फीस है जो भी वो निर्धारित की जाएगी। तो इस तरीके के फैसले लिए गए हैं। और जयपुर और जोधपुर जो सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन माना जा रहा था, वहां पर यथावत स्थिति अभी भी रखी गई है। फिलहाल सरकार अब पुनर्निर्धारण तय कर रही है कि आखिरकार एक्टिव केसेस कहां कहां हैं, उन आधार पर उन इलाकों को चिन्हित किया जाए कि वो खास तौर पर कंटेनमेंट जोन्स होंगे, लिहाजा उन जगह पर ज्यादा सख्ती भी बरती जाएगी। बिल्कुल, और अगर राजीव देखा जाए अब कंटेनमेंट जोन पे ज्यादा सख्ती रहेगी, वहां स्ट्रिक्टनेस ज्यादा रहेगी, तो ऐसे में जो तमाम फोर्स है वो वहां पर और ज्यादा डिप्लॉय की जा सकती है। जो तमाम कंटेनमेंट जोन है, धारावी का जो इलाका है, अगर मैं खासतौर पर मुंबई की बात करूं, राजेश जी सवाल दोहराइएगा पंकज। राजेश, मेरा कहना यह था कि आप चूंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, खासतौर पर मुंबई की बात करें, तो जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं, वहां पर ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की जा सकेगी। बाकी जगह तो अब चूंकि रिलैक्सेशन होगी, लोग इधर उधर आ जा सकते हैं। देखिए, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि 704 कंटेनमेंट जोन्स हैं। अभी जो बीएमसी के आंकड़े हैं, ताजा आंकड़े हैं, 704 कंटेनमेंट जोन्स हैं। मुंबई के किसी एक इलाके में नहीं है, किसी एक कोने में नहीं है, पूरे मुंबई में ये इलाके हैं। और पिछले 1 हफ्ते में जिन इलाकों में केसेस कम थे, उन इलाकों में केसेस बड़ी तेजी से बढ़े हैं। तो मुंबई को इस लॉकडाउन रिलैक्सेशन का कितना फायदा होगा पंकज, वो उस पर नजर रहेगी। महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी क्या फैसला लेते हैं उस पर नजर रहेगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, दहीसर से लेकर हम मलाबार हिल तक की बात करें तो हर जगह आपको कंटेनमेंट जोन्स मिलेंगे। अगर मैं मुलुंड से आपको नागपाड़ा तक की बात करूं, ईस्टर्न साइड में, तो वहां पर भी आपको कंटेनमेंट जोन मिलेंगे। तो किस तरीके से इस लॉकडाउन का फायदा होता है मुंबई को, खास करके इस पर नजर रहेगी। हालांकि जो नेता है मुंबई के, जो अलग अलग इलाकों में नेता है, वो चाहते हैं कि कम से कम मुंबई में लोकल ट्रेन्स की सेवाएं शुरू हो, ताकि एसेंशियल सर्विसेज के लोग जो आने जाने की कोशिश कर रहे हैं, बसेस से कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रेन से आ जाए। उसकी भी परमिशन अभी तक नहीं मिली है। महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है
कि ज्यादा से ज्यादा चीजें खुले, ताकि जो एक तरीके से अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की खास करके बैठती जा रही है वो पटरी पर आ सके। लेकिन केसेस यहां लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना 2500 के करीब में केसेस जो है पूरे महाराष्ट्र में बढ़ जाते हैं, 62,000 से ज्यादा केसेस है महाराष्ट्र में। तो यही वजह है कि इस लॉकडाउन रिलैक्सेशन का बड़े शहरों को, मुंबई, पुणे, नासिक, सोलापुर, औरंगाबाद, इनको कितना फायदा होगा ये महाराष्ट्र सरकार के आने वाली गाइडलाइन पर ही, गाइडलाइन के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि इन सबको रेड जोन में पिछली बार भी महाराष्ट्र सरकार ने रखा था और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के आदेश दिए थे। पंकज, बिल्कुल देवेंद्र, जिस बात का जिक्र यहां राजेश कर रहे हैं वही मैं आपसे जानना चाहूंगा। लाइफलाइन है मुंबई की, लोकल्स जो हैं उसमें खड़ी सवारियां किस तरह से सटासट भरी हुई चलती हैं, ऐसे में उसको लेकर गाइडलाइंस जो हैं वो कौन तय करेगा? और देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो कि इस तरह की चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि जो लोकल अथॉरिटी है और राज्य सरकार है वो इस बात पे पहले सहमत हो कि क्या इसे वो खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते। दूसरी चीज कि उसके बाद रेलवे के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि क्या हेल्थ मिनिस्ट्री जो प्रोटोकॉल दे रहा है इस प्रोटोकॉल वो फॉलो करा पाने में सक्षम है या नहीं। अगर ऐसा करा पाने में वो सक्षम नहीं होते तो जाहिर तौर पर उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। और ऐसी स्थिति में मुंबई लोकल की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पर कम से कम जिस तरह से केसेस वहां बढ़ रहे हैं, सरकार के सूत्रों का यह कहना था कि बहुत जल्द तो उसकी कोई संभावना नहीं देखी जा रही है। आप देखें तो दिल्ली मेट्रो में ये सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करा पा लेना ज्यादा आसान काम था, क्योंकि यहाँ काम ज्यादा टेक्निकली होता है और ज्यादा खुलेपन के साथ किया गया है, दिल्ली मेट्रो को तैयार किया गया है। तो वैसी स्थिति में उसको फॉलो किया जा सकता था। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि दिल्ली मेट्रो सारा प्रोटोकॉल अपना तैयार कर चुकी थी, बावजूद इसकी इस बात की अनुमति जब दिल्ली मेट्रो को नहीं दी गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई लोकल के लिए तो अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बार बार पंकज इस बात को कह रहे हैं कि सरकार को पता है कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपको चालू रखना है तो उस लिहाज से ये खोला जा रहा है। क्योंकि आप सबको मालूम है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा, तो उस भय, उस बचाव, उस सतर्कता के साथ जितनी छूट दी जा सकती थी फेस बैनर में, उसके हिसाब से इस गाइडलाइंस को तैयार किया गया है। और जाहिर तौर पर राज्य सरकार को यह अधिकार देना कि जो कंटेनमेंट जोन के बाहर भी जो छूटें आप चाहें कि उसमें प्रतिबंध और बढ़ा सकते हैं, उसमें राज्य सरकार को यह अधिकार है। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोकल अथॉरिटी है, जो राज्य सरकार है, उसके पास कितना अधिकार है सिचुएशन से निपटने का और प्रतिबंध को और बढ़ाने का। छूटे वो नहीं दे सकती। ये पंकज। विशाल, आप ये बताइएगा, जो प्रोटोकॉल की बात हो रही है, अगर मैं यूपी गवर्नमेंट की बात करूं, तमाम ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट की बसें शुरू होंगी, दूसरे राज्यों से बसें उत्तर प्रदेश में जो एंट्री करेंगी उसमें कितनी सवारियां बैठेंगी, कितनी नहीं बैठेंगी, उस बारे में प्रोटोकॉल क्या यूपी गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है उसके लिए? देखिए पंकज, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जब गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की थी तो उसी में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि अगर उत्तर प्रदेश से कोई भी बस किसी दूसरे राज्य में जाती है या किसी भी दूसरे राज्य से बस उत्तर प्रदेश में आती है तो ये बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार को इन बातों का अधिकार दिया जाए कि वो दूसरे राज्य के साथ किस तरीके से बसों को लाना चाहती है या फिर अपने राज्य से उस राज्य को बस भेजना चाहती है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 दिनों में या 12 दिनों में 27 लाख से ज्यादा श्रमिक आ चुके हैं उत्तर प्रदेश, और उसमें जो संख्या आई है, ये बताया जा रहा है कि पिछले 12 दिनों में 15 दिनों में जब से श्रमिकों का उत्तर प्रदेश आना शुरू हुआ है तो 80% से ज्यादा जो पूरे उत्तर प्रदेश से केसेस आ रहे हैं उसमें श्रमिकों के केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, श्रमिकों को क्वारंटीन करना, श्रमिकों को आइसोलेशन में भेजना, उनकी टेस्टिंग कराना, मास टेस्टिंग कराना। और उत्तर प्रदेश सरकार जो इस समय लगभग 8000 जो टेस्टिंग के बारे में सोच रही है कि किसी तरीके से वो शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर एक बेहतर स्थिति में पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो दो प्रदेशों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होगा, खासतौर पर बसों को लेकर के, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि वो चाहते हैं कि ये फैसला राज्य सरकारों को ही करना हो। जब दो सरकारों के बीच में सहमति बन जाए तो बसों को लेकर के, श्रमिकों को लेकर के, आम लोगों को लेने को करके किसी भी तरीके का ना तो कोई कंफ्यूजन हो, ना तो कोई दिक्कत हो, और बहुत आसानी से दो राज्यों में लोग आ सकें, जा सकें, चाहे वो श्रमिक हो चाहे वो आम लोग हो। इसको लेकर के निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जो रुख है वो केंद्र सरकार को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि रात तक या कल सुबह तक जो गाइडलाइंस आएंगी उसमें इस बात का जिक्र कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, कि वो आगे जो मूवमेंट चाहते हैं वो किस तरीके से चाहते हैं, किस स्थिति में चाहते हैं और कितना चाहते हैं। तो ये देखना खासा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इन गाइडलाइंस को देखते हुए एमएचए की अपनी गाइडलाइंस को तैयार करती है और ये कोशिश करती है कि अपने लोगों में या उत्तर प्रदेश के लोगों में जो आ रहे हैं या जा रहे हैं उनमें कम से कम संक्रमण हो, क्योंकि आबादी के लिहाज से पंकज उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश
प्रदेश है। और ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों की तुलना में केसेस कम हैं, डेथ रेट कम है और रिकवरी रेट ज्यादा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि इसी को कंटिन्यू किया जाए और संक्रमण से बचने के जो मैक्सिमम उपाय हो सके वो कम से कम उत्तर प्रदेश में जारी रहें, ताकि इसकी जो नजीर है वो बाकी राज्यों में मिले और देश में कोरोना के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई चल रही है उसमें देश को जीतने में खासी मदद मिले और उत्तर प्रदेश उसमें मील का पत्थर साबित हो। देवेंद्र, हालांकि बहुत जल्दी है, लेकिन क्या कुछ विपक्षी दलों के क्या रिएक्शंस मिलने शुरू हुए हैं? क्योंकि जाहिर बात है इसको तो सभी वेलकम करेंगे। आर्थिक गतिविधियां जो थी वो पूरी तरह से ठप पड़ गई थी लॉकडाउन के चलते, तो अब उसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन है, तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो फिर से शुरू हो पाएंगी अब। और पंकज, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा जो आप लखनऊ से जानना चाह रहे थे। उस संदर्भ में इस गाइडलाइन का एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि इंटर स्टेट और इंटर स्टेट मूवमेंट फ्री कर दिया गया है। बावजूद इसके राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वो चाहें इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना तो वो लगा सकते हैं। ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली से जो गाजियाबाद जा रहे थे, गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना था और उस बात को लेकर प्रतिबंधित कर रही थी कि दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं इसके चलते इन्फेक्शन फैल रहा है। नोएडा में भी हमने ये मामला देखा। दूसरी तरफ हरियाणा और दिल्ली की बात कर लें तो हरियाणा सरकार को भी इस बात पर एतराज था कि दिल्ली से जो सटे हुए जिले हैं, 4 जिले हैं, वहां पर दिल्ली से जो लोग आते हैं उनके चलते इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों में अभी भी राज्य को ये अधिकार रहेगा कि इस तरह का प्रतिबंध अगर वो चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, बशर्ते कि जो प्रोटोकॉल गाइडलाइंस हो पब्लिक हेल्थ के संदर्भ में हो। मतलब ये कि आप ये बताएं कि हाँ क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ रहा है इसलिए लगाया जा रहा है। दूसरी चीज कि इस तथ्य को बहुत वाइडली पब्लिसाइज किया जाएगा, ये बाकायदा इस गाइडलाइंस में बताया गया है। मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई फैसला ले लिया और लोग परेशान हो रहे हैं, फिर लंबी लंबी जामें लग रही हैं, जैसा कि पिछले दिन हमने देखा था। तो बाकायदा उस अनुभव के आधार पर इस गाइडलाइन में क्लियर किया गया है कि हालांकि फ्री मूवमेंट है, बावजूद इसके अगर कोई राज्य सरकार इसमें प्रतिबंध लगाना चाहती है पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, तो उसे इस बात को बहुत वाइडली पब्लिसाइज करके लोगों को बता देना होगा। रह गई बात पॉलिटिकल सर्कल के वेलकम करने की, तो जाहिर तौर पर क्योंकि अपोजिशन लगातार सरकार पर हमलावर है कि लॉकडाउन का टाइम ही जब गलत था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे मामलों में विपक्ष की तरफ से फिर से हमला ही होगा और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि इतना जब मामला इतना ज्यादा बढ़ रहा है, फिर अब आप खोल रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर जो चीजें पहले करनी थी वो आपने किया नहीं। तो वो सारे सवाल जवाब अपनी जगह पे हैं। क्योंकि महामारी का समय है तो जाहिर तौर पे सरकार का फोकस इस बात पे बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, पॉलिटिकली चाहे जो हो पार्टी के तौर पे, लेकिन सरकार के तौर पे फोकस नहीं हो सकता कि अपोजिशन क्या कहेगा, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत चल रही है। आप देखें तो गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन पहले उन्होंने बाकायदा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया, उनके राज्य के हालात के बारे में पूछा, आगे के बारे में पूछा कि उनकी क्या राय है, क्या चाहते हैं। तो इसके बाद 2 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंथन हुआ, उसके बाद ये गाइडलाइन किया गया है, जिसमें अधिकार के मामले में आप देखें तो ज्यादातर पक्ष राज्य सरकार की तरफ ही झुका हुआ है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर इस महामारी से लड़ रही हैं। बिल्कुल। मनीष भट्टाचार्य, आप जरा बताइएगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हालांकि प्रधानमंत्री लगभग 5 बैठकें अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ कर चुके हैं समय समय पर। अब सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो राज्य सरकारों की भी है, क्योंकि अब लॉकडाउन जिस तरह से उसमें रिलैक्सेशन है, अनलॉक हो रहा है एक तरह से देश। कल से अगर देखा जाए, परसों से 1 तारीख से अगर मैं कहूं, तो ऐसे में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे सीधे स्टेट पे आती है, क्योंकि आपको जो नंबर है वो ग्राफ जो ऊपर जा रहा था या फिर वो जो ग्राफ है उसको नीचे की तरफ लाना है, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी स्टेट की है। पंकज, मैं बताऊं आपको कि राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य था जहां पर सबसे पहले लॉकडाउन किया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनौती सरकार के लिए इसलिए भी है कि कंटेनमेंट जोन को किसी तरीके से निर्धारित किया जाए और उनको सही तरीके से वहां पर देखरेख की जाए, ताकि जो लॉकडाउन की पालना भी हो सके और जिस तरीके से रेशियो लगातार बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल लग सके। तो कुल मिलाकर जयपुर की अगर हम सबसे पहले बात करें, राजधानी राजस्थान की जो है, यहाँ पर रामगंज जो परकोटा इलाका है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज राजस्थान सरकार के लिए बना हुआ है, जो कि अभी भी पूरे इलाके में कर्फ्यू है और राजस्थान में सबसे ज्यादा इसी इलाके से लगातार पॉजिटिव लोगों की संख्या बनती जा रही है। जयपुर में 1934 मामले आज की डेट में है और जोधपुर में 1450 मामले। और अब जो अन्य जिले जो पहले ग्रीन जोन में आते थे, जिनमें मैं आपको बताऊं पाली हो गया, सिरोही हो गया, नागौर हो गया, बाड़मेर हो गया, इन इलाकों में प्रवासियों की वजह से लगातार रेशियो बढ़ता जा रहा है। तो चलिए मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं, उसके अलावा राजेश हमारे साथ मुंबई से, देवेंद्र पराशर हमारे साथ दिल्ली से हैं। हम सबके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में अब कहीं भी आने जाने पर रोक टोक नहीं है। मंदिर मस्जिद जो हैं 8 जून से खुलेंगे, उसके अलावा होटल रेस्टोरेंट वो भी खुल जाएंगे। स्कूल कॉलेज और साथ साथ कोचिंग सेंटर्स वो दूसरे चरण में खुलेंगे। हालांकि अभी जो सिनेमा हॉल्स हैं और मेट्रो वो अभी फिलहाल नहीं चलेंगे। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।